हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं परमार सर के एसएससी जीके पीवाईक्यू पार्ट 4 के लेक्चर नंबर 8 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन, जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहने वाला है। और इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 7 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का मुख्य ध्यान किस पर था? तो हरित क्रांति का मुख्य ध्यान जो था खाद्यान्न उत्पादन पर था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, हरित क्रांति शब्द जो है किसने गढ़ा था? तो हरित क्रांति नाम का जो शब्द है यह जो है विलियम गॉड के द्वारा गढ़ा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरित क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? तो हरित क्रांति सबसे पहले जो है मैक्सिको में शुरू की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पांचवें क्वेश्चन में कहा गया है भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है एमएस स्वामीनाथन को जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत ने PL 480 गेहूँ किस देश के भारत ने PL 480 गेहूँ किस देश में भारत ने PL 480 गेहूँ किस देश से आयात किया था? तो भारत ने PL 480 गेहूँ जो है ये जो है अमेरिका देश से आयात किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की। तो सातवें क्वेश्चन में कहा गया है भारत में हरित क्रांति का पहला चरण जो है किस अवधि में हुआ था? तो भारत में जो हरित क्रांति था, तो भारत में हरित क्रांति का जो पहला चरण था वो जो है मिड 1960 से मिड 1970 तक चला था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, हरित क्रांति में उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस प्रकार के बीजों का उपयोग किया गया था? तो हरित क्रांति में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए HIV सीड का प्रयोग किया गया था, जिसका फुल फॉर्म की बात करते हैं तो हाई यील्डिंग वेराइटी यानी कि उच्च उपज वाले बीज का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं नौवें क्वेश्चन की। तो नौवां क्वेश्चन में कहा गया है भारत में हरित क्रांति के पहले चरण में मुख्य रूप से कौन से राज्य शामिल थे? तो भारत में हरित क्रांति के पहले चरण में जो है पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य शामिल था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव था? तो हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं तो मिट्टी में क्षारीयता की कमी जो हो गया था, यह जो एक नकारात्मक प्रभाव था। इसके अलावा किसानों के बीच असमानता बढ़ा था, उर्वरकों में उपयोग में कमी, तो हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव में पहला है मिट्टी की क्षारीयता के कमी हो गया था। तो हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव में देखा जाए तो मिट्टी की क्षारीयता में कमी हो गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, हरित क्रांति के दौरान उर्वरकों में अत्यधिक उपयोग से क्या हुआ था? तो हरित क्रांति के दौरान उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से जो है मिट्टी का स्वास्थ्य जो हो गया था खराब हो गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12 क्वेश्चन की, हरित क्रांति के दौरान भूजल स्तर में गिरावट का मुख्य कारण क्या था? तो हरित क्रांति के दौरान जो है भूजल स्तर में गिरावट का मुख्य कारण था अत्यधिक सिंचाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कृषि में जिप्सम का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कृषि में जिप्सम जो है मिट्टी का क्षारीयता को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिप्सम का सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है CaSO4 इंटू में 2H2O होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP में बदलने के लिए किस तापमान पर गर्म किया जाता है? तो जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदलने के लिए जो है इसे जो है 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कहा गया है केल्विन से सेल्सियस में बदलने के क्या कारक है? तो केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए जो है माइनस में 273.15 डिग्री सेल्सियस को घटाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, सवाल के आधार पर जड़ जैसी संरचना क्या कहलाती है जो इसे ठोस सतह से जोड़ती है? तो सवाल के आधार पर जड़ जैसी संरचना पाई जाती है जो इसे जो है ठोस सतह से जोड़ती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? होल्ड फास्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शैवाल जो है किस संघ से संबंधित है? तो शैवाल जो है थैलोफाइटा संघ से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शैवालों के अध्ययन को जो है फाइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल जो है क्लोरोफाइसी वर्ग का है? इसमें अगर हम बात करते हैं हरा शैवाल जो होता है क्लोरोफाइसी वर्ग का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किस वैज्ञानिक ने 1674 में तालाब के पानी में जीवित कोशिका की खोज की थी? तो 1674 में एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक के द्वारा जो है तालाब के पानी में जीवित कोशिका की खोज की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस शैवाल का उपयोग अगर बनाने के लिए किया जाता है? तो अगर बनाने के लिए जो है लाल शैवाल का प्रयोग किया जाता
है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बूढ़े शैवाल का क्या उदाहरण है। तो बूढ़े शैवाल के उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो किल्प जो है एक बूढ़े शैवाल का उदाहरण है। इसके अलावा अगर बात करते हैं क्लेडोफोरा या फिर क्लेमाइडोमोनास की, तो ये जो है ग्रीन शैवाल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 24 में कहा गया है बाइनरी फिजन जो है किस प्रकार के प्रजनन का उदाहरण है। तो बाइनरी फिजन जो है अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिस्मेनिया के कौन सा रोग होता है। तो लिस्मेनिया से जो है काला जार नाम का रोग होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है किस वंश के शासक ने कराया था। तो खजुराहो मंदिर का जो निर्माण है यह जो है चंदेल शासक के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे खजुराहो मंदिर का हिस्सा जो है कौन सा मंदिर है। तो खजुराहो मंदिर समूह का हिस्सा जो है कंदरिया महादेव मंदिर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 28 की बात करते हैं। डांग दरबार मेला हर वर्ष जो है किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है। तो डांग दरबार मेला जो है हर राज्य जो है तो डांग दरबार मेला जो है हर वर्ष गुजरात में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा में कौन सा मेला मनाया जाता है। तो हरियाणा में बात करते हैं तो सूरजकुंड मेला जो है हरियाणा में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे तानसेन जो है किस घराने से संबंधित है। तो तानसेन का संबंध जो है ग्वालियर घराने से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तानसेन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। तो तानसेन जो है रुद्र बीना या फिर रबाब बजाते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 32 क्वेश्चन की अकबर के दरबारी गायक कौन थे। तो अकबर के दरबारी गायक जो थे तानसेन थे। और अकबर के दरबार में जाने से पहले तानसेन किस राजा के दरबार में थे। तो अकबर के दरबार में जाने से पहले तानसेन राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे तबला दिवस कब मनाया जाता है। तो तबला दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तानसेन ने कहाँ तबला बजाकर इतिहास रचा था। तो तानसेन जो है ग्वालियर फोर्ट में तबला बजाकर इतिहास रचे थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 36 में कहा गया है महाराष्ट्र में कौन सा त्यौहार जो है नव वर्ष का प्रतीक है और विजय का संकेत देता है। तो महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला एक पर्व है गुड़ी पड़वा, जिसमें गुड़ी का अर्थ होता है विजय। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे नासिक में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और ये जो है अंगूर के बागों से प्रसिद्ध है। तो नासिक में जो है सूला फेस्टिवल मनाया जाता है और यह जो है अंगूर के बागों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 38 क्वेश्चन की रण उत्सव जो है किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो रण उत्सव जो है गुजरात राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोंकड़ महोत्सव जो है किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रोंकड़ महोत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो रोंकड़ महोत्सव जो है बोडो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 40 क्वेश्चन की तमिलनाडु में मनाया जाने वाला पोंगल का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो तमिलनाडु में मनाया जाने वाला पोंगल का शाब्दिक अर्थ जो है उबालना होता है, यानी टू बॉयल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे भारत में पंचायती राज प्रणाली जो है पहली बार किस जिले में लागू की गई थी। तो भारत में पंचायती राज प्रणाली जो है पहली बार नागौर राजस्थान में पहली बार पंचायती राज जो है नागौर राजस्थान में 1959 में लागू की गई। तो इन्हें हम बात करते हैं भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू की गई थी। तो भारत में पंचायती राज प्रणाली जो है सबसे पहली बार जो है 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई। तो इन्हें हम बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 के अनुसार 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली किस जनसंख्या सीमा से अधिक राज्यों में लागू की जाती है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के अनुसार 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली जो है 20 लाख की जनसंख्या से अधिक राज्यों में लागू की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो 73वां संविधान संशोधन पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो PM नरसिम्हा थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी थी। तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारत में जो है संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 46वां क्वेश्चन की भारत में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश जो है अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में पंचायती राज दिवस जो है हर वर्ष जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम
बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन 1992 किस प्रणाली से संबंधित है। तो 74वां संविधान संशोधन 1992 का संबंध जो है नगर पालिका से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 97वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है। तो 97वां संविधान संशोधन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समिति से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में मतदाता दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो भारत में प्रत्येक वर्ष जो है 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राम सभा को किस अनुच्छेद के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो ग्राम सभा को जो है आर्टिकल 243A के अंतर्गत जो है परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की आर्टिकल 243E के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है। तो आर्टिकल 243E के अनुसार जो है पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंचायतों की संरचना के लिए कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है। तो पंचायत की संरचना का जो वर्णन किया गया है आर्टिकल 243C में किया गया है, यानी सी से है कंपोजिशन का, यानी सी में जो है कंपोजिशन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे पंचायत में सीटों का संरक्षण जो है किस आधार पर होता है। तो पंचायत में सीटों का आरक्षण जो है अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के जनसंख्या के अनुपात में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की पेशा अधिनियम जो है 1996 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पेशा अधिनियम जो है 1996 का मुख्य उद्देश्य जो है अनुसूचित क्षेत्रों में भाग 9 के प्रावधानों को लागू करना उद्देश्य था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की कुल जनसंख्या जो है 1.21 बिलियन थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2001 से 11 के बीच भारत की नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 से 11 के बीच भारत की 10 वृद्धि दर कितनी थी। तो 2001 से 11 के बीच जो है भारत की 10 वृद्धि दर जो है 17.7% थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व जो है बहुत अधिक था, यानी सबसे अधिक था, यानी यहाँ पर जो है 1106 लोग रहते थे 1 किलोमीटर स्क्वायर भूमि पर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है दिल्ली का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था और यह जो है बिहार की जनसंख्या घनत्व का 10 गुना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। तो सबसे कम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश का था, यहाँ केवल जो है 17 लोग ही रहते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना % है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है विश्व की जनसंख्या का केवल जो है 17.5% है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2011 की जनगणना में किस राज्य ने सबसे अधिक 10 वृद्धि दर्ज की है। तो मेघालय राज्य ने जो है 2011 की जनगणना में सबसे अधिक 10 वृद्धि दर्ज की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2011 की जनगणना में किस राज्य ने जो है सबसे कम 10 वृद्धि दर थी। तो 2011 की जनगणना में जो है नागालैंड राज्य में सबसे कम 10 वृद्धि दर थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के इतिहास में सबसे अधिक 10 वृद्धि दर जो है किस जनगणना में दर्ज किया गया था। तो 1971 की जनगणना में जो है सबसे अधिक जो है 10 वृद्धि दर जनगणना में 1971 की जनगणना में जो है भारत के इतिहास में सबसे अधिक 10 वृद्धि दर दर्ज किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 65 क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के तटीय मैदान से संबंधित नहीं है। तो भारत के तटीय मैदान से संबंधित नदी जो है ब्रह्मपुत्र नहीं है, बाकी कृष्णा कावेरी और महानदी जो है तटीय नदी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो गोदावरी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है महाबलेश्वर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी की बात करते हैं तो भीमा, तुंगभद्रा और मूसी है, जबकि मंजीरा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोदावरी नदी जो है किस राज्य से निकलती है। तो गोदावरी जो है नासिक महाराष्ट्र से होकर निकलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो गोदावरी नदी की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी जो है इंद्रावती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो है उद्गम स्थल जो है कैलाश मानसरोवर तिब्बत है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित नामचा बड़वा क्या है। तो ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित नामचा बड़वा जो है हिमालय का पूर्वी छोर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिहांग नदी जो है किस राज्य से संबंधित है। तो दिहांग नदी का संबंध जो है अरुणाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 75 क्वेश्चन की, दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली जो है किस नदी में स्थित है। तो दुनिया की सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस नदी को दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस नदी का दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है सबसे बड़ा दुनिया का जो है डेल्टा बनाने वाली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी का दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 77 क्वेश्चन की। 1945 में शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था, तब भारत में वाइसराय कौन थे। तो 1945 में जो है शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था और उस समय भारत के वाइसराय जो थे लॉर्ड वेवेल थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिप्स मिशन 1942 किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा भेजा गया था। तो क्रिप्स मिशन 1942 जो है विंस्टन चर्चिल के द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित घटनाओं में मास्टर दास सूरीसेन किससे संबंधित है। तो मास्टर दास सूरीसेन जो है चिटगांव शस्त्रागार हमला से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वारेन हेस्टिंग्स निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है। तो वारेन हेस्टिंग्स ने जो है बंगाल में द्वैध शासन समाप्त किया था, अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पारित करवाया था। यानी इस सब में से सभी ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसमें अगर बात करते हैं तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है बंगाल की गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्नाटक के ऐहोल में स्थित लाडखन मंदिर जो है किस मंदिर शैली का उदाहरण है। तो लाडखन जो मंदिर है वह जो है वेसर शैली का उदाहरण है और वेसर शैली की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो है चालुक्यों के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐहोल का दुर्गा मंदिर जो है किस प्रकार के तल पर बना हुआ है। तो ऐहोल का दुर्गा मंदिर जो है अपसिडल तल पर बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे पट्टादकल के स्थित विरूपाक्ष मंदिर जो है किसके द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पट्टादकल में स्थित विरूपाक्ष मंदिर जो है किसके द्वारा बनाया गया था। तो पट्टादकल में जो स्थित विरूपाक्ष मंदिर है ये जो है रानी लोक महादेवी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूर्य मंदिर को किस शासक ने अपने अधिकार में लिया था। तो सूर्य मंदिर को जो है चोल राजा प्रथम ने जो है अपने अधिकार में लिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लक्कन डंडेस जो है निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए हैं। तो लक्कन डंडेस का संबंध जो है विरूपाक्ष मंदिर से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ड्रोसोफिला में लाल ग्रंथियों में पाए जाने वाले गुणसूत्र हैं। तो ड्रोसोफिला में लाल ग्रंथियों में पाए जाने वाले गुणसूत्र जो होता है विशाल गुणसूत्र लैंप ब्रश होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1882 में गुणसूत्र की खोज किसने किया था। तो गुणसूत्र की खोज जो है वाल्थर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है न्यूरॉन कोशिका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामान्य मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो सामान्य रूप से मानव शरीर में जो है 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी जोड़ा बोला जाए तो 23 जोड़ा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोसोमल विकार का उदाहरण है। तो ऑटोसोमल विकार की बात करते हैं तो डाउन सिंड्रोम। तो ऑटोसोमल विकार की बात करते हैं तो डाउन सिंड्रोम जो है ऑटोसोमल विकार है जिसे हम लोग ट्राइसोमी 21 के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो अनुवांशिकी के जनक के रूप में ग्रेगर मेंडल के जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ग्रेगर मेंडल ने जो है अनुवांशिक प्रयोग विधि के लिए जो है किस पौधे का प्रयोग किया था। तो ग्रेगर मेंडल ने जो है ग्रेगोर मेंडल ने जो है अनुवांशिक प्रयोग के लिए जो है मटर का पौधा यानी जिसका वैज्ञानिक नाम पीसम स्टेवियम है इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक विकार जो है लिंग युक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक विकार जो है लिंग संयुक्त है। तो इसमें अगर बात करते हैं तो हीमोफीलिया जो है अनुवांशिक विकार है जो कि लिंग संयुक्त है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A का कौन सा खंड जो है महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने की बात करता है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 51A का जो है खंड ई जो है महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को
त्यागने के लिए बात करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। तो इसमें 96 क्वेश्चन कहा गया है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है। तो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 51A में किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित है। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना जो है राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे कौन सा मौलिक कर्तव्य जो है सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो भारत की संप्रभुता की रक्षा करना जो है भारत में सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है 99 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य जो है पर्यावरण से संबंधित है। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना जो है पर्यावरण से मौलिक कर्तव्य संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य को जो है संविधान में जो है स्वर्ण श्री समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोसावेदु नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोसावेदु शेख हसन किस वाद्य यंत्र से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोसावेदु शेख हसन जो है किस वाद्य यंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोसावेदु शेख हसन किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें अगर बात करते हैं तो गोसावेदु शेख हसन का संबंध जो है ये जो है नाद स्वरम से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं घटम जो है किस प्रकार के वाद्य यंत्र का एक प्रकार है। तो घटम जो है ताल वाद्य है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक है। तो अब्बान मिस्री का संबंध जो है तबला से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र जो है हवा के उपयोग से बजाया जाता है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं नाद स्वरम की तो इसमें हम बात करते हैं नाद स्वरम की। तो यह जो है हवा से बजाया जाने वाला जो है एक वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का कौन सा त्रिभुजाकार पठारी क्षेत्र नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो भारत का जो है दक्कन का पठार जो है यह जो है भारत का दक्कन का पठार जो है नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मालवा पठार जो है मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में फैला हुआ है। तो मालवा का पठार जो है भारत के जो है मध्य प्रदेश राज्य में फैला हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कहा गया है अगले क्वेश्चन में भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान किस भौगोलिक विशेषता द्वारा विभाजित किए जाते हैं। तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान जो है विंध्य पर्वतमाला के द्वारा जो है विभाजित किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 108 क्वेश्चन की, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी जो है भारत के किस पठार का हिस्सा है। तो गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो है मेघालय पठार का हिस्सा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पठार जो है विश्व के छत के रूप में जाना जाता है। तो तिब्बत के पठार को जो है विश्व के छत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 110 क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है भारतीय संविधान की संवर्धित सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कृत्रिम आवास जो है संवर्धित सूची के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण, चिकित्सा और वन्य जीवों का संरक्षण जो है संवर्धित सूची के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है संघ सूची में शामिल है। तो संघ सूची में बात करते हैं तो इसे जो है डिफेंस को जो है संघ सूची में रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है राष्ट्र सूची में शामिल है। तो राष्ट्र सूची में जो है सार्वजनिक व्यवस्था को जो है राज्य सूची में रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सूची में संघ और राज्य सरकार दोनों कानून बनाने की शक्ति होती है। तो संघ और राज्य सरकार दोनों जो है संवर्धित सूची पे जो है कानून बना सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियों में आता है। तो भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्ति में बात करते हैं तो बीमा को जो है अवशिष्ट शक्ति में रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पृथ्वी के महासागरों का सबसे गहरा बिंदु जो है कौन सा है जिसकी गहराई जो है 11,022 मीटर है। तो पृथ्वी के महासागरों में जो है सबसे गहरा बिंदु जो है मरियाना ट्रेंच है जो कि प्रशांत महासागर में है और इसकी गहराई जो है 11,022 मीटर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आकार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा महासागर जो है दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। तो इसमें अगर बात करते हैं तो आर्कटिक महासागर जो है दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे हिंद महासागर के सबसे गहरी खाई को क्या कहा जाता है। तो हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई को जो है सुंडा ट्रेंच कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत शासन में मौलिक है और राज्य को कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू कराना चाहिए। तो इसका वर्णन जो है आर्टिकल 37 में कहा गया है और कहा गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है शासन में मौलिक है और राज्य का कानून बनाते समय जो है इसे जो है लागू कराना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है? तो डीपीएसपी की बात करते हैं तो यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? तो समानता का अधिकार, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये सब जो है मौलिक अधिकार तो इसमें देखा जाए तो इसमें हम पहला ऑप्शन की बात करते हैं तो समानता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है। इसके अलावा जो है बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा जो है नीति निर्देशक तत्व है और स्मारकों और विरासतों द्वारा स्थलों और बी ऑप्शन की बात करते हैं तो बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा और सी में देखते हैं तो स्मारकों और सी में स्मारकों एवं तो इसमें जो है बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा और स्मारकों और विरासतों स्थल का संरक्षण जो है यानी ऑप्शन बी और सी जो है दोनों जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 21A प्राथमिक शिक्षा का अधिकार किस संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 21A जो है यानी प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो है यह जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? इसमें अगर हम बात करते हैं तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है यह जो नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है। इसके अलावा मादक पेयों का निषेध, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और ग्राम पंचायतों का गठन जो है तो इसमें जो है मादक पदार्थों का निषेध तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है। इसके अलावा मादक पेयों का निषेध, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना तथा ग्राम पंचायतों का संगठन जो है ये तीनों जो है नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भारत की कितनी साइटों को जो है सूचीबद्ध किया गया? तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में जो है भारत के 2 साइटों को जो है सूचीबद्ध किया गया, जिसमें पहला है केवलादेव और दूसरा है लोकटक झील। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे निम्नलिखित में से भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना जो है 1936 में की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है? तो इसमें हम बात करते हैं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का एकमात्र मिश्रित तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यूनेस्को का कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 128 क्वेश्चन की। कौन सा बेरोजगारी का प्रकार तब उत्पन्न होता है जब उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों के कौशल के बीच असमानता होती है? इसमें अगर हम बात करते हैं तो संरचनात्मक बेरोजगारी जो है तब उत्पन्न होता है जब उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों के कौशल के बीच असमानता होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। तो आगे क्वेश्चन में कहा गया है नेक्स्ट हम बात करते हैं बेरोजगारी का वह कौन सा प्रकार है जब श्रमिक कार्यरत होते हैं लेकिन उत्पादन में उनका नगण्य योगदान होता है? तो इस प्रकार की बेरोजगारी को जो है हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्थिक मंदी के दौरान जो है कौन सी बेरोजगारी उत्पन्न होती है? तो आर्थिक मंदी के दौरान जो है चक्रीय बेरोजगारी जो है उत्पन्न होती है।
तो आर्थिक मंदी के दौरान जो है चक्रीय बेरोजगारी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन 131 में कहा गया है शिक्षित बेरोजगारी जो है आमतौर पर किस क्षेत्र में देखा जाता है। तो शिक्षित बेरोजगारी जो है आमतौर पर जो है शहरी क्षेत्रों में देखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन जो है मूल्यह्रास को ध्यान में नहीं रखता है। तो जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है मूल्यह्रास को ध्यान में नहीं रखता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में क्या शामिल किया जाता है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में जो है नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं तथा विदेश में भी को है शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में क्या शामिल किया जाता है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जो है नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं तथा विदेशों में भी उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं को जो है शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है। तो जीडीपी और जीएनपी की बात करते हैं तो इसमें यही अंतर है कि जीडीपी जो होता है केवल घरेलू उत्पादन को शामिल करता है, जबकि जीएनपी जो होता है जबकि जीएनपी में विदेशों से शुद्ध कारक आय को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बाजार मूल्य और कारक लागत। अगला क्वेश्चन है बाजार मूल्य और कारक लागत में क्या अंतर है। तो बाजार मूल्य और कारक लागत की बात करते हैं तो बाजार मूल्य में अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं, जबकि कारक लागत में नहीं। तो पहला ऑप्शन है बाजार मूल्य में अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं, जबकि कारक लागत में नहीं। और दूसरा ऑप्शन है कारक लागत में सब्सिडी शामिल होता है, जबकि बाजार मूल्य में नहीं। यानी इसमें ऑप्शन जो है ए और बी जो है दोनों सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पृथ्वी के ऊपरी मंडल का अत्यधिक चिपचिपा, यांत्रिक रूप से कमजोर और लचीला क्षेत्र क्या कहलाता है। तो पृथ्वी के ऊपरी मंडल का अत्यधिक चिपचिपा, यांत्रिक रूप से कमजोर और लचीला क्षेत्र जो है एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पृथ्वी के भूपर पट्टी में मुख्य रूप से कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो पृथ्वी के भूपर पट्टी में जो है सिलिकॉन और एल्युमिनियम तत्व जो है पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का मेंडल जो है कितने प्रतिशत भाग बनाता है। तो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का जो है मेंटल 84% भाग बनाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पृथ्वी की कौन सी परत जो है मुख्य रूप से निकल और लोहा की बनी होती है। तो पृथ्वी का जो कोर होता है वो जो है मुख्य रूप से निकल और लोहा से बना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं महासागरीय भूपर पट्टी जो है निम्नलिखित में से किससे बना होता है। तो महासागरीय भूपर पट्टी जो है बेसाल्टिक चट्टान से बना जाता है। और महाद्वीपीय भूपर पट्टी मुख्य रूप से किससे बना होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं महासागरीय भूपर पट्टी मुख्य रूप से किससे बना होता है। तो महासागरीय भूपर पट्टी जो है बेसाल्टिक चट्टान का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाद्वीपीय भूपर पट्टी मुख्य रूप से किससे बना होता है। तो महाद्वीपीय भूपर पट्टी जो है मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टान से बना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है 140 की बात करते हैं। तो 140 में कहा गया है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण के लिए कौन सी परत जिम्मेदार है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण के लिए जो है मेंटल जो है जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थल मंडल की जो अनुमानित मोटाई जो है कितनी होती है। तो स्थल मंडल की जो है अनुमानित मोटाई जो है 10 से 200 किलोमीटर होता। तो स्थल मंडल की अनुमानित मोटाई जो है 10 से 200 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थल मंडल के ठीक नीचे कौन सा परत होता है। तो स्थल मंडल के ठीक नीचे जो है एस्थेनोस्फीयर मंडल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आधुनिक आवर्त सारणी में जो है कुल कितने तत्व हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात किया जाए तो वर्तमान में जो है 118 तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात की जाए तो इसमें जो है कुल 118 तत्व है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसने खोजा था। तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी
नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी एटॉमिक नंबर के आधार पर जो है किसने खोजा था? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है एटॉमिक नंबर के आधार पर जो है हेनरी मोजले के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं परमाणु संख्या जेड क्या दर्शाता है? तो जेड से हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु संख्या जेड क्या दर्शाता है? तो परमाणु संख्या जो है प्रोटॉनों को संख्या जो है जेड से दर्शाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंडेलिवियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो मेंडेलिवियम की परमाणु संख्या जो है 101 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है किस वैज्ञानिक ने परमाणु भार और परमाणु आयतन का ग्राफ तैयार किया था? परमाणु भार और परमाणु आयतन का जो ग्राफ है यह जो है लोथर मेयर के द्वारा जो है 1869 में जो है तैयार किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 147 की। आधुनिक आवर्त सारणी के संक्रमण धातु किस ब्लॉक में होती है? तो आवर्त सारणी की जो संक्रमण धातु है यह जो है डी ब्लॉक में होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी बोर्जियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो सी बोर्जियम की परमाणु संख्या जो है 106 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले 150 क्वेश्चन की। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो है तत्व जो है किस ग्रुप में रखा गया है? क्वेश्चन है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड आवर्त सारणी जो है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रृंखला आवर्त सारणी में कहाँ स्थित है? तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रृंखला जो है आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है पी ब्लॉक का तत्व है? तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो पी ब्लॉक के तत्व में जो है कार्बन जो है पी ब्लॉक का तत्व है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है मेंडेलिवियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो मेंडेलिवियम की परमाणु संख्या जो है 101 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं LIC के नए प्रबंध निदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो LIC के नए प्रबंध निदेशक जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है LIC के नए प्रबंध निदेशक जो है तो क्वेश्चन है LIC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो LIC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में जो है सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष जो है माधवीपुरी बुच है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के स्वतंत्रता दिवस जो है 2023 की थीम क्या थी? तो भारत के स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम जो है भारत के स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस को किस पहल के रूप में मनाया गया है? तो भारत का 75 स्वतंत्रता दिवस को जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया है। बात करते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है पहल कब शुरू किया गया था? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो पहल है यह जो है 12 मार्च 2021 को शुरू किया गया था और इसके ख़त्म होने की बात करते हैं तो यह जो है 15 अगस्त 2023 को जो है ख़त्म हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिविजन में, तब तक के लिए बाय बाय। आज़ादी का अमृत महोत्सव पहल जो है कब शुरू हुआ था? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव पहल जो है 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था और ये जो खत्म हुआ था 15 अगस्त 2023 को खत्म हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिविजन में, तब तक के लिए बाय बाय।